सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो साथियों? मस्त होंगे। निश्चित रूप से आपका जो एग्ज़ाम का समय है वो बहुत ही पास आ गया है और साथ में खुशखबरी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से मीडिया में जो खबर चल रही है उसमें ये लिख रखा है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो पोस्ट है उसमें वृद्धि होगी। फॉर्म रीओपन है वो नहीं होंगे, एग्ज़ाम उसी डेट को होगी। इसका मतलब जो साथी तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने थोड़ी तैयारी की है अब भी उनके पास मौका है कि अंतिम 25 दिन में एक शानदार रणनीति के माध्यम से वो अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि समय है जब अगर आपके साथ होगा तो निश्चित रूप से कम समय है वो भी आपको फायदा है वो पहुंचाएगा। तो इसीलिए हम आपको लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शानदार जो क्वेश्चन है, जो एक समझने का पैटर्न है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। देखो, बाकी तो गारंटी कोई भी नहीं लेता है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम है। बड़े बड़े अपने आप को मानते हैं कि भाई हमारे द्वारा पेपर है वो इस तरीके से तैयार किया जाता है, इतने क्वेश्चन है वो उपलब्ध करवाते हैं। हूबहू है वो कहीं से भी नहीं आता है, और जहाँ से हूबहू आता है वहाँ पर सीधी और सीधी धांधली होती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक नज़रिया होता है, क्योंकि जब भी अपन तैयारी करते हैं तो तैयारी के लिए सबसे पहले अपने को जो सिलेबस दे रखा उस सिलेबस का अध्ययन करना होता है, और उसके बाद जो सिलेबस के पॉइंट दे रखे हैं उनका डिस्क्रिप्टिव अध्ययन भी जरूरी है। वो करेंगे तभी हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित रूप से आप भी ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ के अपना सिलेक्शन है वो नहीं ले सकता। मार्केट में ऐसी खूब सारी गाइडें आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको 5,000 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, 10,000 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, है ना। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव है वो आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं कि हूबहू वो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। पेपर का जो सेटर होता है वो अपने हिसाब से पेपर तैयार करता है, और जो किताब का जो सार होता है उसको एक पेपर के रूप में तैयार करता है। तो निश्चित रूप से जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर आज के इस सेशन को शेयर कर दें, और जो पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट है, आपको कोई भी सूचना है, आपका पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी सूचना आप तक मिले और आप अपडेट रहे। तो ठीक है साथियों, आज का सेशन फटाफट स्टार्ट करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप भी इसका जवाब है वो फटाफट दें। देखो, पहले आज का जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है क्या है। पहला बताओ, देखिए इसका आंसर आपको देना है। क्या होगा इसका आंसर? बताओ। देखिए क्या कह रखा है कि जो आपके राइट शेयर है ना, अधिकार अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर करने पर कौन सा खाता क्रेडिट होगा? अधिकार अंशों का अगर निर्गमन प्रीमियम पे करते हैं तो कौन सा खाता क्रेडिट होगा? प्रतिभूति प्रीमियम खाता, अंश पूंजी खाता, अधिकार अंश खाता और बैंक खाता। बताओ देखिए क्या इसका सही आंसर होगा? तो अधिकार अंशों का भी हम निर्गमन कर सकते हैं। अधिकार अंशों का, वैसे तो अंशों का दो ही तरीके से निर्गमन कर सकते हैं, एक तो प्रीमियम पर और एक बट्टे पर। लेकिन अधिकार अंश ऐसे होते हैं जिनको आप प्रीमियम पे भी निर्गमन कर सकते हो, बट्टे पे भी निर्गमन कर सकते हो और सममूल्य पर भी निर्गमन कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है ना। तो अधिकार अंश यानी प्रतिभूति प्रीमियम की राशि है वो आपको जमा करनी होगी, यानी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है वो आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा, और इसे बैलेंस शीट के जो आपके रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें उसको शो किया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रीमियम का खाता वो क्या होगा? प्रतिभूति प्रीमियम खाता वो क्रेडिट होगा। तो इसका है वो ए है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकार अंशों का निर्गमन पर प्रीमियम प्रतिभूति प्रीमियम खाता है वो आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इसका भी आपको जवाब देना है फटाफट। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? पूंजी शोधन संचय यानी CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का निर्माण किया जाता है ना। कौन से? पूंजीगत लाभों में से,
स्वतंत्र संचय से, अंश पूंजी से, समता अंशों के शोधन खातों से। बताओ देखिए, यानी पूंजीगत लाभ है उनका लिए तो सिर्फ पूंजीगत ही होगा, पूंजीगत लाभों में से निर्माण है वो पूंजीगत से रिलेटेड ही होगा, अंश पूंजी से होता नहीं है, समता अंशों का कोई शोधन करता नहीं है। तो बचा आपका कौन सा, स्वतंत्र संचय। तो बी है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। और स्वतंत्र संचय क्या होता है, यानी ऐसे संचय जिनका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है वो आपके स्वतंत्र संचय होते हैं। ये संचय लाभांश वितरण के लिए भी उपलब्ध होते हैं, है ना। ये संचय है वो किसके लिए होते हैं, लाभांश वितरण के लिए भी उपलब्ध होते हैं, लाभांश वितरण हेतु भी ये उपलब्ध होते हैं। कौन से, स्वतंत्र संचय। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ देखिए, समापक के द्वारा सबसे पहले किसका भुगतान किया जाता है, जो लिक्विडेटर होता है ना, लिक्विडेटर। समापक के द्वारा सर्वप्रथम किसका भुगतान किया जाता है ना। तो लिक्विडेटर यानी एक फर्म का, एक कंपनी का समापन होता है तो उसको भुगतान करने की एक प्रोसेस है ना, तो उनके क्रम है ना, क्रम है। इस क्रम में आपको भुगतान करना पड़ेगा, पहले से बाद की, और इस तरीके से भुगतान करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको भुगतान करना पड़ेगा कानूनी वे, है ना। 2 नंबर पर आपको करना पड़ेगा समापन वे। कौन सा, समापन वे, है ना। 1 नंबर पर कानूनी वे, 2 नंबर पर समापन वे, 3 नंबर पर पूर्वाधिकार लेनदार, अंश नहीं, पूर्वाधिकार क्रेडिटर्स, पूर्वाधिकार लेनदार, इसको भुगतान करेंगे। फिर 4 नंबर चल प्रकार के सुरक्षित ऋण पत्र, चल प्रकार के सुरक्षित ऋण पत्र, चल यानी जो किसी संपत्ति से सुरक्षित है, चल मूवेबल। फिर उसके बाद असुरक्षित लेनदार, सुरक्षित लेनदार। 6 नंबर आपके अधिमान अंशधारी, अधिमान अंशधारी, है ना। तो इस तरीके से अपने को क्या करना पड़ेगा, समापक का भुगतान करना पड़ेगा। समापक में क्या होता है, जब कंपनी का समापन हो जाता है तो जितनी भी जो संपत्तियां उनसे अपन क्या करते हैं, वसूल करते हैं, और जितने भी दायित्व है उनको अपन क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। तो संपत्तियों से जो राशि वसूल हुई है सबसे पहले अपन लीगल चार्जेज है वो चुकाएंगे, उसके बाद हमारे पास पैसे बच गए तो समापन भी है वो चुकाएंगे, है ना। इसके बाद पैसे बच गए तो जो आपके प्रेफरेंस क्रेडिटर है जिसको प्रायिकता है, पहले प्राथमिकता दी गई है, उनको भुगतान करेंगे। अब उनको भुगतान करने के बाद भी अपने पास पैसे बच गए तो चल प्रकार के सुरक्षित ऋण पत्र, जो किसी संपत्ति से क्या है, सुरक्षित है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उससे सुरक्षित है, तो उन ऋण पत्रों का भुगतान करेंगे। उसके बाद जो असुरक्षित क्रेडिटर है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, उनका भुगतान करेंगे। और फिर भी अपने पास पैसा बचता है तो अधिमान अंशधारियों को भुगतान करेंगे। उसके बाद भी पैसा बचता है तो समता अंशधारियों में बांटा जाएगा। तो देखो सर्वप्रथम किसको भुगतान करेगा, तो देखो इसमें पूर्वाधिकार लेनदार, तो ये तो आपका 3 नंबर पे है ना। समापन है ये आपका 2 नंबर पे है। सुरक्षित लेनदार, सुरक्षित ये आपका 4 नंबर पे है ना। अधिमान अंश है वो आपके 6 नंबर पे है। तो इसके अनुसार है ना, पहले के बाद की बात करें तो समापन खर्चे हैं उनको पहले भुगतान करेगा, तो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी है इसका सही आंसर होगा। बताओ देखिए आपके अनुसार सही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करके बताओ। और कैसी तैयारी है उसके बारे में भी बताओ,
कि भाई आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कहाँ तक आपने सिलेबस कवर कर लिया है, ये चीज़ भी अपने को बतानी है। क्योंकि वैसे जो जून माह है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन का रहेगा, एमसीक्यूज का रहेगा, है ना, आपके मॉडल टेस्ट पेपर का रहेगा। क्योंकि अब इस समय अपने पास समय कम है, और इस कम समय में अगर हम ज़्यादा सिलेबस में उलझेंगे तो हो सकता है जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको भी हम भूल जाएं। तो इसलिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इस समय अपने को क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या इसका आंसर होने वाला है, क्या है, प्रतिभूति प्रीमियम के उपयोग संबंधी कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा है, 51, 52, 53, 55 और 56, 51, 52, 55 और 56, बताओ देखिए, है ना, कौन सी है। तो पहले तो अपने को ध्यान में रखना है, प्रतिभूति प्रीमियम के उपयोग, वैसे तो मैंने जो पहले क्लास ली थी उसमें मैंने पूरी डिटेल से आपको सारी चीज है वो बता दी है। फिर भी जिन साथियों ने उनको नहीं देखा है उनके पास मौका है कि वो उनको 2 की स्पीड में आराम से उनको फटाफट है वो देख सकता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन वो बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग होता है सबसे पहले प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने में, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में। दूसरा, है ना, दूसरा क्या होगा, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन में, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन में, है ना। तीसरा क्या आएगा, अंशों की वापसी खरीद पर, अंशों की वापसी खरीद पर। चौथा क्या होगा, चौथा बताओ देखिए, अंशों और ऋण पत्रों के संबंधित व्ययों को अपलिखित करने में, अंशों एवं ऋण पत्रों के शोधन व्ययों को अपलिखित करने में, शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था करने में, शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था करने में, है ना। तो इस तरीके से प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग है वो हम कर सकते हैं प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन में, अंशों की वापसी खरीद में, अंशों और ऋण पत्रों के शोधन पर व्ययों को अपलिखित करने में, और शोधन पर प्रीमियम को अपलिखित करने में। इस तरीके से हमें क्या कर सकते हैं, प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कर सकते हैं। और वो धारा कौन सी होगी, वो होगी धारा 52, है ना, धारा 52। धारा 54 के तहत अधिकार अंशों का बट्टे पर निर्गमन किया जा सकता है। ठीक है, कर लिया नोट। तो इस तरीके से प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग है वो कर सकते हैं। बढ़े आगे, सबने नोट कर लिया होगा। प्रतिभूति प्रीमियम के उपयोग संबंधी धारा 52 है वो लागू होती है, और इस तरीके से हम प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग है वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो फिर मत कहना, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। आपको सिर्फ इसका जवाब देना है। क्या है कि अंतिम स्टॉक को व्यापार तथा लाभ हानि खाते में किस अवधारणा के कारण दिखाया जाता है। अंतिम स्टॉक को व्यापार तथा लाभ हानि खाते में किस अवधारणा के कारण दिखाया जाता है। रूढ़िवादिता की अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, मिलान की अवधारणा, है ना। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा यानी रूढ़िवादिता की अवधारणा। रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या कहती है ना, कि रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार, पूर्ण प्रकृति की अवधारणा के अनुसार पृथक अस्तित्व की अवधारणा के कारण या मिलान की। पृथक अस्तित्व की अवधारणा क्या कहती है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग दिखाना चाहिए। पूर्ण प्रकटीकरण क्या होती है कि जितने भी जो संदिग्ध दायित्व होते हैं उनका भी पूर्ण प्रकटीकरण है वो किया जाना चाहिए। मिलान की अवधारणा क्या कहती है कि अपने को अंतिम खाते जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो उसमें उनका मिलान पूरा होना चाहिए, है ना। तो मिलान की अवधारणा है वो ये कहती है कि आय अर्जित करने के लिए सभी लागतों और व्ययों की आय में क्या होना चाहिए, घटाया जाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा अंतिम स्टॉक को अपन दो जगह दिखाते हैं। अंतिम स्टॉक को अंतिम खातों में दो जगह दिखाते हैं। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक और एक बैलेंस शीट के असेट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक के नाम से उसकी एंट्री की जाती है। और वो किस अवधारणा के कारण, मिलान की अवधारणा के कारण है वो की जाती है। तो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो अंतिम स्टॉक को व्यापार और लाभ हानि खाते में किस अवधारणा के कारण, मिलान की अवधारणा के कारण है वो दिखाया जाता है। तो बात हो रही है सिर्फ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में, तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में मिलान की अवधारणा के कारण है उसे दिखाया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, निम्न में से चालू दायित्व है, आराम से बता दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चालू दायित्व है करंट लायबिलिटीज, बताओ आपका डिबेंचर यानी ऋण पत्र है, देय विपत्र यानी बिल्स पेबल है, दीर्घकाल ऋण यानी लॉन्ग टर्म लोन है, या कैपिटल। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। चालू दायित्व की आपकी कैटेगरी में तो सीधी सी बात है कि भाई देय विपत्र है, बिल्स पेबल है, यह आपका क्या होगा, करंट लायबिलिटीज होगा। क्योंकि डिबेंचर है, नॉन करंट है और कैपिटल है, इनको अलग अलग शीर्षक में दिखाते हैं। कैपिटल को अपन इक्विटी एंड लायबिलिटी शीर्षक में दिखाते हैं, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन को नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं, है ना। यानी ऐसे दायित्व जिसका भुगतान हमें अल्पकालीन 1 वर्ष की अवधि के भीतर करना होता है वो आपके करंट लायबिलिटीज में आते हैं, जिसमें आपका बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है ना। ये सारे के सारे आपके चालू दायित्व में इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ देखिए इसका क्या आंसर होगा। कि एक बिल 15,000 रुपए का बुनाया गया, इसे आर्थिक चिट्ठे में कहां प्रदर्शित किया जाएगा। चिट्ठे के दायित्व में, चिट्ठे के संपत्ति में, चिट्ठे के बाहर फुटनोट के रूप में, लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में। देखो बुनाया गया जो भी बिल होता है वो संदिग्ध दायित्व के रूप में होता है, क्योंकि वो बुना है या नहीं बुना उसकी कोई गारंटी नहीं होती है ना। तो ये पूर्ण प्रकटीकरण की जो परंपरा है उसके अनुसार, है ना, उसे चिट्ठे के बाहर नीचे फुटनोट के रूप में दिखाया जाएगा। तो सी है वो इसका सही आंसर होगा। एक बिल है जो बुनाया गया है, संदिग्ध है, उसकी राशि प्राप्त हुई है या नहीं हुई है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, इस वजह से उसे पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा के कारण चिट्ठे के बाहर फुटनोट के रूप में दिखाएंगे। बताओ देखिए कितने लोगों का सही आंसर आ रहा है, ये चीज आपको बतानी है।
बता दोगे? कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है, ओके ओके, ठीक है, समझ गए मेरी बात? बढ़ जाए आगे। एक और क्वेश्चन, संचित पूंजी है ना, जो आपकी रिजर्व कैपिटल है के निर्धारण हेतु आवश्यक है ना। कंपनी द्वारा साधारण प्रस्ताव पारित करना, कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करना, अंशधारी द्वारा सहमति लेना और उपयुक्त में से कोई नहीं। संचित पूंजी के निर्माण हेतु क्या आवश्यक है ये बताओ। देखिए, साधारण प्रस्ताव चाहिए, विशेष प्रस्ताव चाहिए, अंशधारियों की सहमति चाहिए, या क्या की भी आवश्यकता पड़ी बताओ। संचित पूंजी होती है आपकी रिजर्व कैपिटल, जो आपने अपने लाभों में से धीरे धीरे संचित की है, वो आपकी संचित पूंजी होती है। संचित पूंजी जिसे एक विशेष प्रस्ताव पारित करके भविष्य में केवल समापन के समय ही मांगने के लिए सुरक्षित रखा जाता है, जिसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं ना, जिसे भविष्य में समापन के समय ही मांगने के लिए रिजर्व रखा जाता है ना। इस प्रकार की व्यवस्था कंपनी द्वारा क्यों की जाती है? जिसका उद्देश्य होता है कंपनी का साख बढ़ाना। जिसे क्या होगी? कंपनी की साख बढ़ेगी कि भाई इस कंपनी के पास इतनी मात्रा में रिजर्व कैपिटल है। रिजर्व कैपिटल होगी तो कंपनी अपने आप को सेफ जोन में महसूस करेगी, और उससे क्या होगा, जितने भी जो लेनदार है उनमें विश्वास डेवलप होगा, विश्वास पैदा होगा कि हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी की राशि डूब नहीं सकती, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में रिजर्व कैपिटल है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक विशेष प्रस्ताव है वो पारित करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। संचित पूंजी के निर्धारण के लिए विशेष प्रस्ताव। संचित पूंजी का निर्धारण मतलब समझ के नहीं गया कि लाभों में से प्रत्येक वर्ष कुछ राशि है वो संचय करनी है। अब अगर आप वो संचय करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विशेष प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि भाई सबकी सहमति होगी कि हाँ ठीक है भाई, लाभों में से इतनी राशि है वो संचय कर ली जाए, और जो केवल और केवल कब मांगी जाएगी? समापन के समय ही मांगी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऋण पत्रों के शोधन। ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय खाते के शेष को स्थानांतरित किया जाता है ना। ऋण पत्र शोधन यानी DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के शेष को कहां स्थानांतरित किया जाता है? पूंजी संचय खाते में, शोधन कोष खाते में, लाभ हानि खाते में, या सामान्य संचय खाते में? बताओ। देखिए बताओ कि ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात जो आपका DRR है ना, जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, उसे कौन से खाते में ट्रांसफर करेंगे? उसे सामान्य संचय में ट्रांसफर करेंगे। और उसकी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व अकाउंट। क्या हो जाएगी? टू जनरल रिजर्व अकाउंट, है ना। तो कौन से में ट्रांसफर करेंगे? सामान्य संचय में इसको ट्रांसफर करेंगे। तो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात जो DRR है उसकी राशि है वो अपने को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। अब इसका जवाब आपको ही देना है। जब तक आपका जवाब नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आपका जवाब आना चाहिए कि एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठी में ऋण पत्रों को किस श्रेणी के अंतर्गत दिखाया जाता है? आरक्षित यानी सिक्योर्ड लोन, अनारक्षित यानी अनसिक्योर्ड लोन, संचय व अधिक रिजर्व एंड सरप्लस में, या चालू दायित्व में? बताओ। जो आपके डिबेंचर है, डिबेंचर को किस में दिखाया जाता है? आप डिबेंचर को क्या मानते हैं? सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड क्या मानते हैं? ये आपको बताना है। बताओ। देखिए फटाफट कि ऋण पत्रों को किस कैटेगरी में दिखाया जाएगा?
सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड रिजर्व करंट लायबिलिटीज। बताओ। तो देखो जितने भी जो ऋण पत्र होते हैं, ऋण पत्र कब होते हैं? जब एक कंपनी को पैसों की आवश्यकता होती है तो वो कंपनी द्वारा दो तरीके से राशि की मांग की जाती है, एक तो अंशों के निर्गमन द्वारा और एक ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा। अंशों के ऋण पत्रों में जो आपके पूर्वाधिकार अंश है वो आपके सिक्योर्ड होते हैं, और जो आपके ऋण पत्र हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि उन पे आगे रेट लिखी हुई होती है कि 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 7% डिबेंचर, यानी कंपनी लाभ में हो या हानि में हो उतने प्रतिशत के हिसाब से उन पे आपको ब्याज है वो मिलना है और वो मिलेगा। तो जब मिलने की गारंटी हो जाती है तो वहां पर वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? सिक्योर्ड लोन की गारंटी में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आरक्षित ऋण या सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में इसको शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सुरक्षित है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका क्या आंसर होगा कि एक कंपनी, क्या पूछा है कि एक कंपनी जिसकी अधिकृत पूंजी 5000 अंश है, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 5000। अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं? ऐसी पूंजी जिस सीमा तक एक कंपनी है वो अपने अंशों का निर्गमन कर सकती है वो अधिकृत होती है, ये मैक्सिमम होती है, जो पार्षद सीमा नियमों में उसका उल्लेख होता है। जनता को 3000 अंशों का बंटन प्रस्ताव किया, इश्यू कितने किए? इश्यू किए 3000। तो अधिकृत के बाद आते हैं आपके निर्गमित अंश, यानी ऐसे अंश, यानी अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित किया जाता है वो आपकी निर्गमित पूंजी है, तो वो आपकी निर्गमित 3000। आवेदन कितने हुए? 4000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, इसे कहते हैं आपने इश्यू कितने किए? 3000। और एप्लीकेशन कितने की आई? 4000, है ना, यानी 1000 अंशों के लिए ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए, तो इसे क्या कहते हैं? न्यूनतम अभिदान या न्यून अभिदान, अधि अभिदान, औसत अभिदान, ये आपको बताना है। तो अगर हमने भाई 3000 अंशों का अपन ने इश्यू किया है और अगर अपने पास 2500 अंशों के लिए आवेदन आता तो ये न्यून अभिदान भी होता और यहां पर कंपनी अंशों का निर्गमन भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये 90% से कम है, 90% से कम है ना। तो ये न्यून अभिदान भी होता और यहां पर अंशों का निर्गमन भी नहीं कर सकती। अगर 2700 अंशों के लिए आवेदन आता तो ये आपका क्या होता? न्यून अभिदान होता और यहां पर ये 90% हो गया, इसलिए अंशों का निर्गमन कर सकती थी। लेकिन इश्यू किए 3000, आवेदन आ गए 4000, तो ये आपका हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, अधि अभिदान। तो सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? अधि अभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन, इजी सा है। बढ़े आगे, बताओ। देखिए अब इसका आंसर आपका आना चाहिए। क्या है? एक लेखांकन अवधि में खर्च की गई राशि पर आय का आधिक्य कहलाता है, यानी खर्च की गई राशि पर आय का आधिक्य, यानी ज्यादा है क्या? आय है वो आपकी ज्यादा है, खर्च आपके कम है ना। तो ये क्या कहलाएगा? लाभ, हानि, अभिवृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। बताओ। दो शब्द है, देखो ये तीनों शब्द दे रखे, तीनों का अर्थ है वो अलग अलग होता है, तीनों का अर्थ है वो अलग अलग होता है। लाभ, लाभ क्या होता है? लाभ किसे कहेंगे अपन? लाभ क्या कहेंगे कि एक लेखांकन अवधि में खर्च की गई राशि से अधिक, एक लेखांकन अवधि में खर्च की गई राशि से अधिक, यानी आपने जो खर्च की गई है उस राशि से अधिक है, वो लाभ होगा। इसमें एक
लेखांकन अवधि में आय की राशि से अधिक, ये आपका क्या होगा, हानि होगी, है ना। और अभिवृद्धि क्या होगी कि आकस्मिक, कि व्यवसाय की आकस्मिक, व्यवसाय की आकस्मिक घटनाओं से होने वाली प्राप्ति, है ना, अभिवृद्धि या प्राप्ति या लाभ, है ना। कि लाभ क्या होगा कि एक लेखांकन अवधि में आपने खर्च किया है, उससे अधिक ज्यादा आपके पास आय है तो आपको लाभ होगा। अगर लेखांकन अवधि में आय से ज्यादा आपने अधिक खर्च कर दिया तो आपको हानि होगी। और आकस्मिक घटनाओं से, जिससे कोई अपन उसको मान नहीं सकते कि भाई इसको अपन इससे पैसे प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, जैसे कोई बैड डेब्ट्स है जिसको अपन ने बैड डेब्ट्स मान लिया था और अब वो राशि प्राप्त हो रही है, तो वो आकस्मिक थी। या कोई कोर्ट केस कचहरी का कोई ऐसा दावा है जो हमने लगा रखा है लेकिन उसकी कोई श्योर गारंटी नहीं है कि वो राशि हमें प्राप्त होगी या नहीं होगी, है ना, तो उनसे रिलेटेड होती है वो अभिवृद्धि होती है। तो खर्च की गई राशि आय का आधिक्य है तो वहां पर क्या होगा, लाभ होगा। तो ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है साथियों, समझ गए मेरी बात। तो लाभ, हानि और अभिवृद्धि तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये था एक और शानदार सा सेशन, छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी स्किल को टेस्ट करना है कि आपने जो पढ़ा है उसमें कहां तक का ये मैटर इन्वॉल्व्ड है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पूरी तरीके से आ रहे हैं। ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है और इन बातों को ध्यान में रखते ही अपने को अंतिम 25 दिन की जो रणनीति है उसके अनुसार काम करना है। अनावश्यक प्रेशर अपने को नहीं लेना है। जो चीज आपने पढ़ ली है उसका रिवीजन करने का आपको प्रयास करना है। कम से कम 1 या 2 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जब आप हॉल में बैठोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में वापस आ जाएंगे। तो इसलिए जितना हो सके रिवीजन करें, जितना समय हो सकता है उतना अपनी किताबों को दीजिए, पढ़िए लगातार, क्योंकि ये इस बार आपका सपना होगा साकार। आप बनोगे गजेटेड ऑफिसर। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।